गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये भाई साहब को क्या हो गया? ठीक है, चलो बढ़िया। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। खत्म भी हो गया अपना सिलेबस के वाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम एक काम करने वाले हैं, अपने पास टाइम है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला चीज है कि आपको जो डाउट है पहले वो डाउट पूछो। इस चैप्टर में जो भी डाउट है वो आप डाउट पूछो। आप जब डाउट पूछ लोगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। आपके टेक्स्ट बुक दैट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अनुष्का किसी दिन कर लेंगे, बट आज नहीं। आज आपके डाउट्स पहले और फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले आप मुझसे डाउट पूछो, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना मेरे को, ठीक है? चलो, तो जिसके इसके डाउट्स हैं मैं 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप आराम से सोच लो। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिसके डाउट है हैंड रेज करो, मैं मौका देते जाऊंगा, आप पूछते जाना, ठीक है? चलो। ठीक है, सोच लो, जिसके इसके जो जो डाउट्स हैं वो पूछते जाना। किसी को कोई डाउट नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? क्या बात है यार, एकदम मतलब बिल्कुल हर चीज आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का फिर तो। चलिए ठीक है, तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पूरा आता है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर अपन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करें। थैंक यू अमृत। ठीक है, तो करें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। अब डाउट नहीं है तो अपन वही करेंगे फिर तो। चलो ठीक है, डाउट नहीं है सो अपन स्टार्ट करते हैं और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं, ध्यान देना। चलिए, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैंड रेज कीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बोलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर कीजिए और बताइए कि भैया इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मतलब प्रॉपर्टीज में आपको क्या बताना है? मास बताना है, चार्ज बताना है, यही सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। हैंड रेज करो फटाफट से कि कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। जिसको इसको पता है वो हैंड रेज करो। मास, चार्ज, साइन ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें। मास, चार्ज, साइन ऑफ चार्ज, जिसको इसको इनकी प्रॉपर्टीज पता है वो हैंड रेज कीजिए। किस साइंटिस्ट ने बताया है, कहां से ये, किनके मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट में आया था, ये सारी चीजें जिसको इसको पता है हैंड रेज करो। चलो ठीक है, तो 2 लोगों ने हैंड रेज किया है और बहुत कम लोग यहाँ हैंड रेज कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हैंड रेज किया था सृजा ने, तो सृजा को मौका दिया जाए भाई। हाँ सृजा बच्चा बताओ। यस सर। बोलो। सर, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, वो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है ई, और उसका जो सर मास है वो नेग्लेजिबल होता है। सर 10-31, हाँ 9.1 इंटू 10-31 जो नेग्लेजिबल होता है, इसका चार्ज नेगेटिव होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम या केजी? सर ये नहीं याद है, शायद केजी सर केजी केजी। ठीक है, ये सर हाँ। केजी। और उसका चार्ज नेगेटिव होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस आराम से बोलो, आराम से, आराम से। -19। और माइनस। ये आउटसाइड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और सर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। जो चार्ज बताया उस चार्ज में यूनिट क्या होता है? चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चा? कॉलम्ब। कूलम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में बताओ। ये सर प्रोटॉन का सिंबल पी होता है, और उसका मास 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg।
और इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और ये जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। ये सर ये, और इसका गोल्डस्टीन जो थे वो इसका इन्वेंशन किए थे। ठीक है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को कहते हैं। आगे। यस सर। और न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं होता है, उसका सिंबल n होता है, और उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है सर। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना उसका भी मास होता है, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ओके। सो सृजा ने यहाँ पे सारी चीजें बता दी। कोई ऐसा इसको इसमें कंफ्यूजन है, मुझे मैसेज करो भैया हमको नहीं पता। कंफ्यूजन करो, कंफ्यूजन है तो। कोई ऐसा इसको लगता है कंफ्यूजन है? Which problem of atomic structure was solved by discovery of neutron? बहुत अच्छा। ये भी इतना जल्दी क्यों डाउट आ रहा है? ये कहाँ है भाई, किसका डाउट है? आशु। चलो भाई, आशु ने क्वेश्चन पूछा है। चलो हैंड रेज किया हुआ आशु, बोलो पहले। आशु तुम्हारी बात सुनते हैं। सर इस क्वेश्चन का ही आंसर ना? इस क्वेश्चन का ही आंसर। चलो आशु रुक जाओ। हेलो, सुन रहे हो आशु? सुन रहे हैं। तो आशु बच्चा बोल रहे, हाँ ना बोलना होता है। यस सर, बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है। हाँ आशु, देखो होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास ये फोन है, और इस फोन का मान लो कि मैंने अपने कैलकुलेशन से निकाला कि इसमें ये कवर लगा है, इसमें एक मदरबोर्ड होगा, इसमें कैमरा होगा, इसमें कुछ और एक दो इक्विपमेंट्स हैं, उन सबका मास जोड़ के जो मैंने कैलकुलेट किया वो मान लो आ रहा है 250 ग्राम। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर मैं इसको तौलने गया तो तौलने पे इसका मास जो आया वो आ गया मान लो 400 ग्राम। यस सर। मेरे कैलकुलेशन से आया 250, लेकिन तौलने पे आया 400। मतलब क्या हुआ कि 150 एक्स्ट्रा आया अपने पास। यस सर। तो हम क्या किया गया, एटम में भी सेम कहानी। एटम में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास को जब सम किया गया और उसके हिसाब से एटम का मास जब निकाला गया, तो एटम का मास उससे बहुत ज्यादा आया जो एक्चुअल मास था। यस सर। जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मास आया था उससे बहुत ज्यादा आया एटम का मास। तो बोला गया कि एटम का मास एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एक अननोन पार्टिकल भी है जो अभी तक हम जिसके बारे में डिस्कवर नहीं किए हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते, दैट इज न्यूट्रॉन। यस सर। ठीक है? तो बेसिकली एक्स्ट्रा मास जो आता था, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, तब जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। डन है? यस सर। चलिए बढ़िया। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हैंडरेज करना है, और जिन लोगों ने एक बार आंसर दे दिया वो हैंडरेज नहीं कीजिएगा। ठीक है? श्रीजा हैंडरेज नहीं करो, जो आंसर दे दिए वो हैंडरेज नहीं करेंगे। ठीक है? दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा, दूसरे लोग आंसर देंगे। ठीक है? सो सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल। बोलता क्या है कि जे थॉमसन का जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, उसकी क्या क्या कमियां हैं। अब हैंडरेज करो, बताओ कि भैया कौन इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है। जे थॉमसन के मॉडल में क्या क्या कमियां हैं? हाँ जी, हैंडरेज कीजिए और फटाफट से बताइए। आसान है यार ये तो, मतलब हम कितनी बार पढ़े हैं। ऐसे करोगे तो फिर तो डाउट, अभी तो तुम्हें कोई डाउट नहीं था और अभी इतने हैंडरेज करने में इतना सोचना पड़ रहा है लोगों को। श्रीजा नहीं, कोई और हैंडरेज नहीं करो। श्रीजा अभी कौन बताएगा कि जे थॉमसन के मॉडल में क्या कमियां थी? डिमेरिट्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल या लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल क्या था? कोई नहीं? चलो ठीक है, तो मैं किसी किसी को पकड़ लेता हूं जो अभी हैंडरेज किए हुए थे। सो किन्होंने अभी हैंडरेज किया था 2 मिनट पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में? भार्गवी थी। भार्गवी किधर है? हाँ जी भार्गवी, बेटा बताइए जे थॉमसन मॉडल की कमियां क्या हैं? यस
सर जी थॉमसन ने बस यही प्रपोज किया था कि एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है उसका, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं। बढ़िया। तो इसके हिसाब से कमी क्या हुई? कमी आपको क्या लगता है, क्या कमी होना चाहिए? सर कमी उसके चार्जेस नहीं पता थे इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के चार्जेस नहीं पता, नहीं ऐसे सोचो। आप एक बात बताओ कि पॉजिटिव के बीच में निगेटिव अगर हम रख दें, पूरा पॉजिटिव है उसके बीच बीच में निगेटिव रखा जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल पास पास में रह जाए, एक ही साथ रह जाए? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पास पास। जैसे पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ही हमने निगेटिव रखा है, यस सर। पूरे पॉजिटिव में निगेटिव, मतलब पॉजिटिव के अंदर में निगेटिव है वहां पे? यस सर। क्या पॉसिबल है कि पॉजिटिव के अंदर निगेटिव हो जाए? हम ऐसे भी देखते हैं ना कि वायर्स के भी जो करंट भी आता है उसका पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जब हम मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यस तो सर। कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ चिपका के रखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस है वो एक साथ रह पाए, ये पॉसिबल नहीं था, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना जरूरी है। डन। ओके सर। दूसरी चीज कि एटम का जो मास है वो एक्चुअल में मास कहाँ है, किसके वजह से है, इसके बारे में वो नहीं बता पाए। हमें पता है, अब पता है कि भैया वो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, पहले हमको नहीं पता था, ये नहीं बता पाए। दूसरी चीज। तीसरी चीज कि एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली होता है। उन्होंने कहा कि पूरे में ही पॉजिटिव पूरे में ही पॉजिटिव फैला हुआ है। क्या पूरे में पॉजिटिव फैला हुआ है क्या? एटम में मैक्सिमम स्पेस क्या है अपने पास, खाली है, ये भी वो नहीं बता पाए। तो मेनली यही कमियां हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, उनकी जो मॉडल था, उनका जो थॉमसन मॉडल है, उसमें थोड़े से लैगिंग्स हैं, थोड़े से लिमिटेशंस है। चलेगा? चलो बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन सोचो भाई, थर्ड क्वेश्चन फटाफट से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताइए लिमिटेशन बोर साहब के मॉडल का क्या है। इसमें तो क्लास में भी बहुत बार हमने चर्चा किया है, बहुत बार, अगर तुम्हें याद हो तो बहुत बार, मतलब कितने बार चर्चा की है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलो अनुष्का बताएगी। बताओ अनुष्का। सर उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विद डेफिनेट एनर्जी। ठीक है, नहीं डेफिनेट एनर्जी के साथ नहीं, लिमिटेशंस बात कर रहा था फोर्ड का, तो बस वो एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिंपल, वो घूमता है। आगे सर ड्यूरिंग इवोल्यूशन नो एनर्जी विल बी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, so that's why electron will be collide with does not collide with nucleus. ठीक है, बिल्कुल। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते एक्चुअल में एनर्जी लॉस करके मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। ऐसा होता तो दुनिया में कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है कि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, लेकिन वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में क्यों नहीं आता, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला। सर बस इतना ही पता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली दूसरी चीज जो है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग ही है। वो ये भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन का कैसे, कहाँ पे घूमेगा, किस ऑर्बिट में घूमेगा, कितने डिस्टेंस पे घूमेगा। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं मिल जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि भैया अपने पास अगर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस क्या होगा, इन चीजों के बारे में भी वो चर्चा नहीं कर पाए। डन है? चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट बोलता है कि बताइए बोर्स मॉडल क्या है। बोर साहब ने अपने मॉडल में क्या कहा है, उनके मॉडल में क्या उन्होंने प्रपोज किया था। चलो भार्गवी ने हैंड रेज किया, तो एक आंसर तो भार्गवी ने दिया है। सो लेट्स वेट। प्रज्ञा, हाँ बताओ बेटा प्रज्ञा। Yes, sir. Bohr's model suggested that in each atom, electron can only revolve in fixed orbit having definite energy. Very good. Radius of orbit and velocity of electron revolving in the orbit will be fixed value. Very good.
and during revolution, no energy will be radiated by electron. That's why electron will not collide with the nucleus. बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो भैया बोर्स मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूमेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, कितनी एनर्जी से घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है, जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो कभी भी न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये तो तीनों वही चीज हो गया, कंपेयर मॉडल, तो ये हमको पता है। नेक्स्ट है कि भैया हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब लिखते हैं ऑर्बिट्स में तो कैसे लिखते हैं, हम किस तरह से उसको रूल बना के लिखते हैं, कैसे हम लिखते हैं, किस तरह से हम उसका कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि भैया आपको ऐसे लिखना चाहिए। तो उस रूल के रिगार्डिंग हम बात करने वाले। ठीक है, तो बोलता क्या है, समराइज द रूल्स फॉर द राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर द फर्स्ट 18th एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो बोलता है क्या कि शुरू के जो 18 एलिमेंट है उनके बारे में बताइए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आशु आ जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन पे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो कि भैया कैसे इलेक्ट्रॉन का लिखने का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल अदिति बताएगी। चलो अदिति बताओ। अदिति यस सर, सो 1 बताइए। to 18 पहले एटॉमिक नंबर को एक फार्मूला है 2n²। ठीक है, और 4 सेल है तो उसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 8 और थर्ड में मतलब उस फार्मूले में ये पुट करेंगे। तो वैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़िया, और थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे। ये हमको पता चल गया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर जैसे सिलिकॉन का है, हाँ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, तो उसको फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। ठीक है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन में सर एक मिनट, सेकंड इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। ठीक है, और थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। बढ़िया। ठीक है, तो पहले सारे ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो हमने निकाल लिया। फर्स्ट में आएगा 2, सेकंड में आएगा 8, थर्ड में आएगा 18। फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज 2n² लगा के हर ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम निकाल लिया। उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वाले में 2, दूसरे वाले में 8, उसी तरह से आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। एक रूल और भी कहता है कि कभी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, श्रीजा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लास्ट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट वाले तो स्टेबल हो जाता है इसलिए। हाँ, स्टेबल हो जाता है इसलिए। चलो बढ़िया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, अगला आशु क्या बोल रहा है, why the E/M ratio of a particle in a positive ray much lower than the particle of cathode ray which is in the ground state। देखो क्या है आशु कि E/M रेशियो जब पॉजिटिव रे की बात कर रहे हैं तो चार्ज तो दोनों में सेम हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वाले में क्या है ना कि प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, वहां पे न्यूक्लियस के वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इनका मास बहुत ज्यादा है। और मास बहुत ज्यादा से क्या होता है, यहां समझो E/M का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। E/M का मतलब चार्ज बाय मास। अब चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे प्रोटॉन ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, या चार्ज आयन ले लो, यहाँ पे कोई चार्ज आयन ले लो। ठीक है, आयन ले लिया तो चार्ज तो दोनों में सेम हो जाएगा, ऊपर का नंबर सेम हो जाएगा, लेकिन नीचे में नंबर, चूंकि इलेक्ट्रॉन में मास कम होता है तो उसके लिए E/M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। डिनोमिनेटर जिसका कम तो रेशियो बड़ा, और यहाँ पे मास बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव वाले पार्टिकल में E/M रेशियो छोटा होता है, जबकि निगेटिव वाले पार्टिकल में E/M रेशियो बड़ा है, क्योंकि इस केस में पॉजिटिव में मास की वैल्यू बहुत ज्यादा है। डन है क्या? चलो बढ़िया। नेक्स्ट है वैलेंसी। बताइए कि वैलेंसी क्या होता है, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के लिए आपको एक्सप्लेन करना है कि वैलेंसी कैसे लिखिएगा।
अदिति अभी हैंड डाउन कर रहा हूं मैं, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जो पहले बता चुके हो अभी रुक जाओ, अगर कोई नहीं बताएगा फिर आप बताना तो मैं बोलूंगा। हाँ जी, कोई नया जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, वैलेंसी होता क्या है और सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे? आशु क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहा है तो आशु बताएगा। आशु के सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ गया आशु? आशु बताओ। Yes, sir. बताओ वैलेंसी क्या होता है? Valency can be defined as atoms of different elements and combine with one or more atoms for other elements because they have to ability and this ability called valency. वैलेंसी, ठीक है, इसको सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, सिंपल। चलिए बताइए, अब आगे बोलता क्या है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? आंसू बताओ कैलकुलेट करके। चलो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आशु? 14. कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुझे बताओ। सिलिकॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में सर ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे और सेकंड में 6। तो 6 हो गया, तो 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 से तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। यस सर। सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी बालक? 14 हो जाएगी। तो सर फर्स्ट ऑर्बिट में पहले 2 भरेंगे, उसके बाद फिर 8, उसके बाद 4। तो सर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से तो 4 आ जाएगा। इसकी वैलेंसी से तो नोबल गैस हो जाएगा ना। हाँ, तो यही तो वैलेंसी होती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए दैट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी इसका 4 हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर इस जगह पे मैग्नीशियम होता तो वैलेंसी कितना होता आशु? सर 12 होता है तो सर 2 और 8 10 और 2 तो सर वैलेंसी 2 हो जाता। बहुत अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ, इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि वैलेंसी क्या आने वाला है। ठीक है, बढ़िया, ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास, बताइए इन सारी चीजों को कि भैया अपने पास कुछ डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स क्या होते हैं? ठीक है, हैंड रेज करो फटाफट से। कोई नए लोग हैंड रेज करना ताकि ये मजा आए, पुराने वाले नहीं करना। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो नहीं, जिन्होंने बताया वो नहीं करो, कुछ नए वाले करो। कोई नहीं है? अरे इतना तो आसान है। चलो ठीक है, किसी को पकड़ता। आस्था बताएगी। आस्था कहाँ है? हाँ, आस्था बताओ। आस्था अनम्यूट करो। यस सर। हाँ बताइए, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं? सर एक मिनट। हाँ, the atomic number of an element is equal to the number of proton. ठीक है, बढ़िया। The mass number of an atom is equal to the number of proton and neutron. बढ़िया। और सर आइसोटॉप्स। हाँ सर, आइसोटोप्स बताइए क्या होता है? Isotopes are the atom of the same element which have different mass number but same atomic number. बहुत अच्छा। आइसोबार्स क्या होता है? Isobar are the atoms having the same mass number बट डिफरेंट atomic number. बढ़िया, ठीक है। तो अपने पास मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है दैट इज नोन एज मास नंबर। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कर ले सोडियम के लिए ही, तो सोडियम में अपने पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 11, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 11। सोडियम का मास नंबर कितना हो जाएगा? तो भैया सोडियम में होता है, मान के चलते हैं कि अपने पास न्यूट्रॉन होता है 12, प्रोटॉन है 11, दोनों को सम किया तो दैट इज 23। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 23।
उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है अपने पास? तो कोई भी ऐसे दो एटम जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है, जिसके वजह से मास भी डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। और कोई भी ऐसा दो एलिमेंट जैसे C12 और C14, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6, प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? तो 6 और 8। तो हम बोल सकते हैं कि दैट आर आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोबार्स उन्हें कहते हैं जिसका मास नंबर तो सेम हो, कोई भी दो एटम, लेकिन उन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, तो हम कह सकते हैं दीज आर आइसोबार्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि आइसोटोप्स के यूजेस क्या बोलता है? गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स के कोई यूज बताएगा क्या मेरे को? C14 का यूज बताया था, याद करो। C14 और यूरेनियम, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की है। बढ़िया, भार्गवी बताएगी। चलो भार्गवी बताओ। Yes, sir. Isotope of uranium is used as the fuel in the nuclear reaction. बहुत बढ़िया। Isotope of the iodine is used as the treatment of the gout. ठीक है, ये भी कह सकते हो कि भैया आयोडीन जो है वो यूज आता है अपने पास ट्रीटमेंट में, यूरेनियम जो है फ्यूल में यूज आता है। C14 कार्बन का जो 14th आइसोटोप है वो यूज आता है कार्बन डेटिंग में, पता करने में कि कोई भी जो फॉसिल है वो कितना पुराना है, वो पता करने में यूज आता है C14। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या कि Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L सेल, एक्सप्लेन। Na+ का K और L सेल जो है पूरा फिल्ड है, एक्सप्लेन। अभी जस्ट हम बात कर चुके, 11 था, एक निकल गया, 10 बचा, तभी तो प्लस आ गया, मतलब 2 is 2 and 8 अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो K and L में कितने हो गए? 2 and 8। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता क्या है? ब्रोमीन एटम हैज अवेलेबल, ये आइसोटोप्स के परसेंटेज दिए हैं, बोला है कि एवरेज मास बताओ। ये हमने सीखा है पहले सॉल्व करके कि कितना होता है। क्लोरीन का 75% भी हमने क्लास में निकाल के सीखा है। मुझे बस बता दो कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मुझे फॉर्मूला जानना है, मुझे फॉर्मूला बता दो क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर्मूला क्या लगाओगे? अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले भी हैं, बट ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब स्टार्ट में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था फर्स्ट टाइम में। तो चलो बढ़िया। तो किसी ने नहीं बताया तो बाबू ध्यान दो, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, याद करो। हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि एवरेज मास जो होता है, एवरेज मास ये होता है मास m1 इंटू P1 प्लस m2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो जो भी आइसोटोप्स आपके पास दिए हैं उसका मास लिखिए, उसका परसेंटेज लिखिए, उसका मास लिखिए, उसका परसेंटेज लिखिए, 100 से डिवाइड कीजिए तो आपका एवरेज मास आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मास जब 79 है तो परसेंटेज है 49.7, मास जब 81 है तो परसेंटेज है 50.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से डिवाइड कर दो जोड़ के, आपका एवरेज मास किसका आ जाएगा? ब्रोमीन का आ जाएगा। अभी सॉल्व करो और बताओ कि ब्रोमीन का एवरेज मास कितना आ रहा है। शुरू हो जाओ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, M1 P1 M2 P2, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ठीक है, यूज करो और फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि भैया आंसर क्या आएगा। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। और किसी को लगता है कि नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो या मैसेज करो कि भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कैसे लगेगा। करो सॉल्व फटाफट से।
करो सॉल्व फटाफट से, कुछ लोगों ने आंसर भेजा है, 1 मिनट में देखता हूं। शुभम, लग नहीं रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, आप एक बार फिर से चेक करो कैलकुलेशन। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अगर लगता है कि कैलकुलेटर यूज करना तो कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, अब टाइम चूंकि कम है तो मैं बोल रहा हूं, बाकी अगर खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अदिति बहुत अच्छा, आस्था बहुत अच्छा, आयुष बढ़िया, शुभम थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग लोगों ने सही किया है। अनुराग ठीक है, तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो याद आएगा 80 भी रखोगे तो चलेगा, 80.006 रखोगे तो दैट इज मोर करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस फॉर्मूले को, 80.006, ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है 16.2, परसेंटेज बोला है, दोनों का क्या होगा। सेम फॉर्मूला लगाना है, ध्यान दो इधर, सेम फॉर्मूला लगाना है। अब मान लो कि कोई चीज है जो 2 से मिलकर बना हुआ है, अगर मान लो ये मिक्सचर ये 2 से मिलकर बना हुआ है, अगर एक जो है वो x% हो जाएगा तो दूसरा ऑब्वियस नहीं है कि दूसरा कितना हो जाएगा 100 - x। सो अगर 2 से मिलकर बनी हुई है कोई चीज, एक जो है उसमें से x% है, जैसे मान लो एक क्लासरूम है जो गर्ल और बॉयज से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज हैं, ठीक है, गर्ल भी है बॉयज भी हैं। तो अगर गर्ल्स बोल दिया कि गर्ल्स का परसेंटेज x है, तो क्लियर है कि भैया बॉयज का परसेंटेज कितना होगा 100 - x। तो बस इसी पे बेस्ड है ये भी क्वेश्चन, एवरेज मास आपको दे दिया है, परसेंटेज x मानो, 100 - x मानो, दोनों का मास दिया हुआ है, यहां से x की वैल्यू निकालो बाय सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो और यहां से x की वैल्यू निकालो फटाफट से, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए, निकालिए इसको, कितना आ रहा है x की वैल्यू। और समझ नहीं आया मुझे को मैसेज करो, भैया हमको समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है। किसी को ऐसा जिसको सॉल्व करने समझ नहीं आया तो मुझे बता दो भैया हमको समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है दोनों का परसेंटेज। 11 सर फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे तस्लीम, चलो मैं फॉर्मूला पुट करके दिखा रहा हूं, देखो 16.2 इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 18 इंटू 100 - x डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। क्या कैसे हुआ ये, m1 इंटू p1 m2 इंटू p2 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू एवरेज मास। सॉल्व कर सकते हो अब इसको, सॉल्व फटाफट से सॉल्व करो। यहां से x की वैल्यू निकालो, फिर दोनों के परसेंटेज पता चल जाएंगे, एक का x होगा, एक का 100 - x होगा। देखते हैं कनिष्का, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, क्रॉस चेक करके देख लो सही किया कि नहीं किया। अलग अलग लोगों के आंसर आ रहे हैं। दो आंसर अभी तक आ चुके हैं अलग अलग, तीसरा आंसर भी आ चुका है, चौथा आंसर आ चुका है,
तो 3 लोगों के आंसर तो सेम आ रहे हैं, एक आंसर अलग आ रहा है। कनिष्का चेक करो आप एक बार कैलकुलेशन अपना। आस्था, आयुष, अनुराग, 3 लोगों ने आंसर भेजा है। लेट्स सी, देखते हैं। कनिष्का चलो ठीक है, बढ़िया। तस्लीम बढ़िया, ठीक है। तो देखा जाए, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, इस 100 को इधर लेके चले जाएं। तो ये भैया कितना हो जाएगा, 1620 इक्वल्स टू 16x प्लस ये हो जाएगा अपने पास 1800 माइनस 18x। डन है। अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, हम इस 18x और 6x ये कितना हो गया भैया, -2x। तो -2x को लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 1620 इक्वल्स टू 1800 माइनस 2x मैं अभी लिख ले रहा हूं। अगले स्टेप में इसको लेफ्ट में ले गया, इधर ले गया, और इसको इधर ले गया, ठीक है। तो अब यहां मैं लिखने वाला हूं 2x इक्वल्स टू 1800 माइनस 1620, ठीक है। तो भैया यहां से हमको दिख रहा है कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दैट इज 180, ठीक है। तो यहाँ x कितना आ जाएगा, तो दैट इज 180/2, तो दैट इज 90, ठीक है। तो हमको यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया, दैट इज 90%। तो अगर अपने को x पता चल गया कि x जो है ये 90% है, तो अपने को 100 माइनस x भी पता चल जाएगा, एंड दैट इज 100 माइनस 90, तो दैट विल बी 10%, ठीक है। तो एक 90% और एक 10% अपना काम बन गया। बनेगा। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि भैया ये सॉल्व नहीं होगा, अपने से जादू हो गया, बहुत भारी सा क्वेश्चन है। तो दोनों आइसोटोप्स कितने कितने होंगे हमको पता चल गया। हम कह सकते हैं आसानी से कि ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं ये हो जाएगा 90% और ये हो जाएगा 10%। डन है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर एटॉमिक नंबर 3 है, Z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 3 है, तो बताइए इसकी वैलेंसी कितना होगा और इस एलिमेंट का नाम क्या होगा। नाम भी पूछा है, ऑल्सो नेम ऑफ द एलिमेंट। जल्दी हैंड रेज करो फटाफट से, कौन बताइए। एटॉमिक नंबर 3 है तो वैलेंसी कितना होगा और इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, जल्दी से। आस्था, आयुष, चलो आयुष बताएगा। ओह, अदिति को हैंड रेज कर दिया। आयुष, अदिति रुक जाना बेटा। किधर गया आयुष। आयुष बताओ। यस सर। बताओ कौन सा एलिमेंट सर कंसर्न का एटॉमिक नंबर 3 होता है कि 7 होता है। वो तो ऊपर में 7 लिखा होता है यार, Li के ऊपर में 7 लिखा होता है वहां। तो देखो, तो Li के ऊपर 7 नहीं लिखा हुआ है। सर मैं बोल रहा हूँ कि Li को 7 नहीं लिखा हुआ है। मास होता है 7, एटॉमिक नंबर 3 होता है। चलो ठीक है, बढ़िया। बोलता भी नहीं है, चुप हो जाता है। थोड़ा विश्वास रखो कि सही बोल रहे हो, क्या ही है। चलो ठीक है। हाँ आयुष बताओ, आगे बताओ। अरे चुप क्यों हो गया, आप तो बोले। आयुष। हेलो। हाँ हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। सर तो सर 3 होता है सर इसका एटॉमिक सर नंबर, तो सर उसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन करेंगे सर 2 और 1 होगा। बढ़िया, 2 और 1 होगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी सर? तो वैलेंसी सर 1 होगा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। एलिमेंट कौन है, लिथियम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोलता क्या, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज X एंड Y आर गिवन अंडर। दो के दिया हुआ है कि भैया दोनों में प्रोटॉन के नंबर X एंड X है, ठीक है। ओ अच्छा, इसका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन मिसिंग है। एक सेकंड रुक जाओ बस, मुझे इसका क्वेश्चन अरेंज कर लेने दो, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुक जाओ।
एक सेकेंड, एक सेकंड बस रुक जाओ, इसको मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रहा अपना पूरा क्वेश्चन। एक सेकेंड बस, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ। क्वेश्चन पता नहीं कैसे मिस हो गया मेरे से, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, एक मिनट में इसको कर लूं। हाँ, क्वेश्चन बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई आर गिवन। ये एक्स और वाई का दिया हुआ है। बोलता क्या, प्रोटॉन एक्स में है 6 और वाई में भी है 6, न्यूट्रॉन इसमें है 6। तुम रुक जा भाई, तुम कहीं घूम रहे। हाँ, न्यूट्रॉन है 6। तो बोलता क्या, बताओ इसका मास नंबर कितना होगा एक्स और वाई का। और इसका बोला है कि भैया अपने पास क्या है कि दोनों में रिलेशन क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से हैंड रेज करो कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। मास नंबर बताना है और दोनों में रिलेशन क्या है ये बताना आपको, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि दोनों में न्यूट्रॉन जो है वो दोनों में अलग अलग है, दोनों में जो प्रोटॉन है उसका नंबर सेम है, दैट इज 6 and 6। तो बोला है कि बताइए दोनों में रिलेशन क्या होगा और दोनों का नंबर क्या होगा। जल्दी से, मास नंबर क्या होता है उसके डेफिनेशन से बता सकते हो, रिलेशन क्या होगा वो भी अभी जस्ट हमने सीखा। कनिष्का बताइए, चलो। हाँ कनिष्का बताओ, बता। सर एक्स का मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बढ़िया। हाँ, तो एक्स का मास नंबर होगा 6 + 6 12। बहुत अच्छे। वाई का मास नंबर होगा 6 + 8 14। बढ़िया। और सर ये दोनों के रिलेशन ये है कि ये दोनों आइसोटोप्स है। बढ़िया। और कौन सा एलिमेंट है ये? सर 12 उसका मैग्नीशियम का होता है और 14 सिलिकॉन का होता है। एटॉम, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो अपने पास इधर ध्यान दो, थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। ये एक्चुअली दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, C12 एंड C14। थोड़ी देर पहले भी हम बात किए थे। तो दोनों एक्चुअल में कौन है? दोनों एक्चुअल में कार्बन है, कार्बन के दोनों आइसोटोप्स हैं, दैट इज C12 एंड C14। तो इसका मास नंबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया? 12। और इसका मास नंबर कितना आ जाएगा? 14। और ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं, दैट इज जिसको C12 कहते हैं एंड C14 कहते हैं। 12 एंड C14 एटॉमिक नंबर दोनों कितना है? 6 and 6। दोनों में रिलेशन क्या है? तो दोनों आइसोटोप्स हैं, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी चैप्टर टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं। मुझे किसी को भी अगर कोई डाउट है अभी तक तो पूछो। अगले क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, और उसके साथ ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। मुझे फटाफट से बता दो किसी को अगर डाउट है यहाँ तक। तो यहाँ तक में कोई चीज जो लगता है कि डाउट है, समझ नहीं आया, तो पूछो, अपन उस पर बात करेंगे। कोई ऐसा इसको लगता है कि कोई डाउट है? वैनिष्का, बहुत अच्छे। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में थोड़े बचे हुए क्वेश्चंस और भी करेंगे, और उसके बाद अपन थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और फिर वापस से इसको खत्म। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम क्या होता है अंशु? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं उसी में है तो वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है तो हम बोलेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में रख दूंगा तो कहूंगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? जहां से बिलोंग करते वही हो।
तुम छपरा से बिलोंग करते हो, छपरा में हो तो तुम ग्राउंड स्टेट में हो, छपरा छोड़ के पटना चले जाओगे, पटना छोड़ के दिल्ली चले जाओगे, दिल्ली छोड़ के न्यूयॉर्क चले जाओगे तो तुम एक्साइटेड स्टेट में चले गए। डन है? चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की सभा को यही विराम लगाते हैं। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, दही चूड़ा खाइएगा और बाहर कम घूमिएगा, जितना कम से कम हो सके। हाँ ठीक है, कल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत सारी मुबारकबाद मकर संक्रांति की, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि कल आसानी से आप एग्जाम दे सकें, ठीक है। तो एग्जाम देने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। आपको रिवीजन करा दिया इस चैप्टर का, अब आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ध्यान धूम आप कर सकते हैं। चलो बाय बाय, टाटा, ठीक है।